इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मनोज मनु जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज के, साथ ही इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड। तो इस कार्यक्रम में हम आगे आदिवासी विकास और नक्सलवाद पर बात करेंगे। ओवर टू यू मनोज जी। शुक्रिया ममता। तो हम मौजूद हैं ITV नेटवर्क के मंच पर, न्यूज़ एक्स, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की जो तमाम सारी विकास योजनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का नक्सलवाद क्या कहता है, वहाँ की तमाम सारी परिस्थितियाँ कहती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। परिचय ममता ने सभी का कराया और ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक तमाम परिस्थितियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बात को लेकर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पासवान जी से। पासवान जी से समझने की कोशिश मैं इसलिए भी करूंगा क्योंकि पासवान जी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर छत्तीसगढ़ को समझे हैं, पुलिस के तौर पर, फोर्स के तौर पर। हालांकि सौरी साहब भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और सरकार के प्रमुख अंग के तौर पर महेश जी भी रहे, जिन्होंने सरकार को चलाया, वन विभाग जैसा मंत्रालय जिसका ज्यादातर काम सुदूर नक्सली इलाकों में ही रहा है। पासवान जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ देश का सुंदर राज्य है जिसकी चर्चा भी होती है। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, यहाँ की संस्कृति की महक और धमक पूरे देश में देखी जाती है। लेकिन 80 के दशक में शुरू हुआ नक्सलवाद 2005 में अपने चरम पर पहुंचा, तब जब सलवा जुलूम चला और दो गुट आमने सामने आ गए। शायद दोनों को ही ये लगा कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा और उस वजूद की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को पिसना पड़ा। बावजूद इसके कई साल हो चुके हैं, सरकार के अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन नक्सलवाद कहा जाता है कि साहब खत्म हो रहा है। लेकिन रायपुर के 100 किलोमीटर दूर गरियाबंद में भी धमक दिखाई देती है। आखिर इसका अंत कब होगा? लोगों को इससे निजात कब मिलेगी? कहां कमी रह जाती है सरकार में उसकी योजनाओं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने यह विषय चुना, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विधानसभा के और लोकसभा के, और नक्सली गतिविधियां इस दौरान बहुत तेज हो जाती है। सन 2018 में लगभग 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें दूरदर्शन के एक फोटोग्राफर भी थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर चुनाव में इस तरह की बात होती है। चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। अगर इसका एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ। और इसका कारण यह है कि न केवल उस इलाके के लोगों ने नक्सलवाद को नकार दिया है, बल्कि पुलिस, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन और भारत सरकार, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। लेकिन इसके बाद भी एक बात रही जाती है मन में कि अगर नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा तो क्या वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हम लोग को यह भी देखना होगा कि नक्सलवाद क्यों पनपा। और अगर हम देखें कि नक्सलवाद के मूल में साम्यवाद है, जो साम्यवाद मूलतः हिंसा पर विश्वास करता है, और हिंसा पर इसलिए विश्वास करता है, हम उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो जहां पर आप हिंसा पर अगर विश्वास करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपने जितने भी तौर तरीके अपनाए हैं उनसे आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, आपके शोषण का समापन नहीं होता है, जो अन्याय है वो होता ही रहा है, आप आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम हिंसा का सहारा लें तो हो सकता है कि हम सफल हो जाएं, जैसे सोवियत रूस में हुआ या चीन में हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साम्यवाद का जिन लोगों ने भी सहारा लिया वहां पर वो असफल हो गए हैं। जैसे कि रूस में फिर से आप ये देख रहे हैं कि दूसरी सरकार आ गई, चीन ने अपना रास्ता बदल दिया, और साम्यवादी सरकारें अब तो बहुत ही कम देशों में हैं। चीन में है, नॉर्थ कोरिया में है और वियतनाम में है, और तो कहीं है नहीं। और चीन ने तो अपना जो तरीका है वो तो पूंजीवादी व्यवस्था ही करीब करीब हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके जरूर समापन हो रहा है, लेकिन हम लोगों को सोचना होगा कि वहाँ के लोगों में जो विकास है
विकास किस क्षेत्र में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। जी, इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार की अपनी अपनी बातें हैं और वो कहती भी है कि इसके मद्देनजर हम योजनाओं को बना भी रहे हैं। एक और चेहरा, आपको याद होगा, आपके झीरम घाटी हमला हुआ, देश के कई जाने माने कांग्रेस के नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की। आज भी जब छत्तीसगढ़ उसे याद करता है तो सर जाता है। हमारे सामने वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा बैठे हुए हैं और अगर ये अपनी सूझबूझ से कुछ मौकों पर ठीक कदम नहीं उठाते तो शायद ये इस मंच पर नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर भी कई सारे नक्सली हमले हुए। महेश जी, आप वन मंत्री भी रहे, तेज तर्रार हैं, युवा हैं, पार्टी आपको वो स्थान भी देती है। आपने प्रयास भी किया, कहा जाता है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के कुछ मंत्रालय, जिनमें वन मंत्रालय भी है, वो महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, उन तक पहुंच सकता है। बावजूद इसके, क्योंकि आप जिस सीट से चुन के आते हैं वो भी घनघोर नक्सलवाद से प्रभावित है, शिशुपाल जी भी जिस सीट से चुनकर आते हैं वो भी वही नक्सल इफेक्टेड एरिया है, तो कमी कहां रह जाती है? क्योंकि चर्चा पूरे देश में होती है और देश के गृह मंत्री जो कि आप ही के पार्टी से हैं, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि साहब पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, केवल छत्तीसगढ़ में बचा है, उसको भी खत्म कर दें। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ जय जवाहर बोलना चाहता हूं। देखिए, कई मामले में जैसे पासवान साहब ने बताया कि विचारधारा का मामला है। अब नक्सलवाद और बस्तर आदिवासी, तीन चीज़ों को विषय के लेंगे तो नक्सलवाद कोई गैंग नहीं है, एक विचार से लगा हुआ है और उसका लीडरशिप कौन कर रहा है आज तक किसी पास पता नहीं है। रिटायर्ड डीजी बैठे हुए हैं, IAS भी है, अभी आप सामान्य विधायक भी हैं क्षेत्रगत। अब उसको राजनीतिक परिदृश्य से छोड़ के हम बात करते हैं बस्तर को और नक्सलवाद को। बस्तर में जो डेमोग्राफी है और दूसरा वहाँ जातिगत समीकरण है। आप आदिवासी क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी में सिर्फ आदिवासी कैसे, कौन, कहाँ, किस लिए, किस टाइप के लोग हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। हम यहाँ दो आदिवासी बैठे हुए हैं, आप गोंड जनजाति से आते हैं, मैं हल्बा जनजाति से आता हूँ। हम दोनों आदिवासी हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में सामाजिक रूप से भिन्नताएं भी हैं। वहाँ बस्तर में हर 5 कोस में पानी बदलता है, 5 कोस में सामाजिक परिवेश बदलता है, वहाँ का स्थिति बदलता है, भौगोलिक परिवेश बदलता है। आप अचानक सामान्य रहेगा, फिर नदी मिलेगा, नाला मिलेगा, कोई पहाड़ मिलेगा। प्रशासन को, सरकार को लगता है पहाड़ है, लेकिन आदिवासियों के लिए वो सामान्य जगह है, वो हमारे लिए पूजनीय जगह है, वो हमारे लिए पहाड़ नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि रोड आ रहा है, पेड़ को काट दो। विभाग को लिए पेड़ लग सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए पेड़ पूजा स्थल है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसकी भावना क्या है। अब दोरला है, हलबा है, मारिया है, मुड़िया है, दुरुआ है, सबका अलग अलग कल्चर है, सबका अलग पूजा पद्धति है, सबका अपना मानना है, आपको उस सबसे ट्रीट करना पड़ेगा। और नक्सलवाद कब आया, कैसा पनप रहा है, आज छत्तीसगढ़ में नहीं, हम उड़ीसा की बात कर लें, तेलंगाना बात कर लें, आंध्र की बात कर लें, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बालाघाट जो एरिया है, झारखंड, तो हम सब देख रहे हैं, कोई विषय यहाँ पे नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है कि मैं कई बार मंच में बोलता, आज मैं बड़े जिम्मेदारी साथ भी कहता हूँ कि आज यहाँ तमाम टाइप के लोग बैठे हैं कि हम छात्र राजनीति करते हुए, सामाजिक राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सरकारों के पास, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, UPA की, चाहे हमारी NDA की सरकार हो। अधिकारी आते हैं, 2 साल काम करते हैं, चल जाते हैं, जबकि नक्सलवाद के जो लीडर्स हैं वो मिशन में काम करते हैं, वो टारगेट पे काम करते हैं। और जो अधिकारी आते हैं नौकरी करते हैं, उनका पोस्टिंग होता है, उनका टर्न ओवर कंप्लीट होता है, ट्रांसफर होकर चल देते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि 15 साल आपकी सरकार रही है। आपने कहा कि अधिकारी आते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते हैं, 3 साल रहते हैं और चले जाते हैं। इस बीच का ये भी देखने में आया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो इधर की योजना हो या उधर की, यानी कि बीजेपी शासनकाल में हो या फिर कांग्रेस शासन, घनघोर भ्रष्टाचार है। देखिए, बस्तर को काला पानी बना गया था जब मध्य प्रदेश रहा था, तो उसमें बस्तर पोस्टिंग मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन बाद पोस्टिंग और दूसरे फिर पेमेंट पोस्टिंग। आजकल बस्तर को पेमेंट पोस्टिंग कर दिया गया है, चाहे कलेक्टर जाएंगे, SP जाएंगे, बिना पेमेंट हुए कोई पोस्टिंग नहीं हो रहा है। जो आदमी पेमेंट देके जा रहा है, क्या आपका काम करेगा वहाँ पे? वो फर्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को उनका पॉकेट मनी बना रखा गया अधिकारियों द्वारा। वहाँ विधायक, वहाँ कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो माइनॉरिटी डिफेक्टेड एरिया है, जो LWA डिफेक्टेड एरिया, जहाँ डिपार्टमेंट होना चाहिए था, वहाँ पे ना होकर पॉकेट मनी हो गया। 2 लोग बढ़ के चाहते हैं, विधायक, कलेक्टर, वो काम कर लेते हैं, 2 अधिकारी, 2 ठेकेदार, उसके बाद कोई नहीं। ये धंधा चल रहा है वहाँ पर। आप किस दृष्टि से विकास करना चाहते हैं?
हमने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट इक्विटी बनाया, दिख रहा है। 3 अरब रुपए खर्च हुआ सिर्फ बीजापुर जिले में, 3 अरब रुपया। आप ढूंढने चलते इतना रुपया कहाँ पे खर्च हुआ? तो भ्रष्टाचार पर जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे। और दूसरा चीज, सरकार तौर पर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आपने पेमेंट लेके रखा है तो अधिकारी भ्रष्टाचार चल रहा है, आप शिकायत कर क्या करोगे? कि आपने तो लेके पेमेंट किया है। जैसे हम फोन यूज करते हैं ना, हमने डाटा यूज किया है, तो डाटा जैसा करना, पिक्चर देख लें, चाहे मैच देख लें, व्हाट्सअप चला लें, चाहे इंस्टा चला लें, वो मेरा है, क्योंकि मैंने डेटा डाला हुआ है, मैंने उसमें 2 GB 5 GB का डेटा यूज किया हुआ है, मेरा पैसा है। वही मैं क्यों अपने बाप की चिंता करूं? अधिकारी वही चिंता करता हूं वहाँ पे, मैं क्यों सीएम का सुनूं, क्यों कमिश्नर का सुनूं, क्यों मैजिक सुनूं? ये कांग्रेस शासनकाल में हो रहा है या बीजेपी शासनकाल मैं में? भी बात बता रहा हूँ, हमारे टाइम में किया है ना। हमारा टाइम में कोई अधिकारी बोलते कि कोई यहाँ पे कोई आदमी चाय पिला होगा, तो मैं अगर सामने कलेक्टर बैठे हुए हैं, फिर रिटायर्ड है, कलेक्टर है मेरे समय, मैं कभी अगर फोन करके बोलूँगा साहब मेरे अब जा रहा हूँ रेस्ट हाउस में खाने की व्यवस्था कर दीजिए, बोल देते हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने ईमानदारी से, हमारे समय जो भी काम हुआ, मुख्यमंत्री जब जाते थे करोड़ों काम होता था, काम दिखता था। आज जो NHI दिख रहा है वहाँ पे पुलिया दिख रहे हैं। अब हम पहले हैदराबाद जाने के लिए एक्सेस नहीं मिलता था, सामने बैठे हुए हैं, पासवान साहब भी रिटायर्ड जी हैं। पहले आंध्रा जाना है मतलब हेलीकॉप्टर यूज करते थे, आज जगदलपुर से कब हम हैदराबाद पहुंच जाते पता नहीं चलता है। शिशुपाल जी, आपकी सरकार है, आप कांग्रेस के विधायक हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, दंतेवाड़ा के कलेक्टर भी रहे। शिशुपाल जी, क्या वाकई ऐसा है जिसका जिक्र महेश गागड़ा कर रहे हैं कि अब पैसे लेके पोस्टिंग होती है, और अगर पैसे लेके पोस्टिंग होगी तो उन इलाकों में क्या विकास होगा, चाहे वो DMF की बात हो या सरकारी योजनाओं में खर्च की बात हो? मनोज जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा, पूरे चैनल को बधाई दूंगा कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को चुना गया है, खासकर ट्राइबल एरिया, वहाँ की विकास और जो नक्सल प्रॉब्लम है इसके बारे में जी। इसको राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो इनकी सरकार थी तो हम इसका यही आरोप लगा रहे थे। आज हम सत्ता में हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। हम कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दे से भटक जाएंगे। सवाल ये है कि कोई भी योजनाएं या कोई भी मुहिम जो चलता है वो जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं चल सकता। चूक हुई है, प्रशासनिक चूक हुई है, शुरू से लेकर अभी तक राजनीतिक चूक हुई है। बस्तर के बारे में कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा राज्य है, इससे ही पता चलता है कि वहाँ विकास की वो बातें नहीं देखी गई हैं जो होनी चाहिए थी। उसका लाभ नक्सलिज्म ने लिया और कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ के लोगों को बरगलाना शुरू किया। हमारे पास उस समय अवसर थे कि हम जनता का विश्वास जीत सकते थे, किंतु वो ना करके उन्होंने विश्वास जीता। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा, राजनीतिक रूप से हो चाहे और किसी भी रूप से हो। पर अब धीरे धीरे ये लोगों में विकास की जो प्रकाश जब बढ़ रहा है तो लोगों में विश्वास आ रहा है शासन के प्रति और अपने लोगों के प्रति। अभी जो 2005 की जो बात कर रहे हैं उसके जस्ट बाद में वहाँ SDM पोस्टिंग मेरी हुई थी, और ये जो सलवा जुड़ूम का मुहिम चल रहा था तो उससे वहाँ का जनता भी 2 भाग में बट गए थे। एक वो लोग जो जंगल में रह गए थे जिसको नक्सली समर्थक माना जाता था, और एक जो कैंप में आ गए थे। तो उन बीच में विश्वास पैदा करना, ये तो सरकार और जनता के बीच तो एक अलग मुद्दा है, पर वो एक भाई जो जंगल में रह गया है और दूसरा भाई जो कैंप में आ गया है, उनके बीच का जो संघर्ष है। उस समय बहुत सारे कैंप में बहुत बड़े हमले हुए थे और 30-32 लोग मारे गए थे, और ये दोनों गुट के थे, ये कोई पुलिस के या कोई उसके नहीं थे। तो अविश्वास इस कदर बढ़ गया था कि सबसे पहले वहाँ लोगों का विश्वास जीतना आवश्यक था। हम इसकी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके हम अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकते, और हम इस मंच पे इसलिए बैठे भी नहीं हैं कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाएं। हमारे को जवाबदारी लेनी पड़ेगी। पर जिस हिसाब से हम 4 सालों की बात करें, मैं उस समय की बात करता हूं जब मैं तो वहाँ 2.5 साल के लगभग था, तो उस समय ये जो नक्सली हिंसा बढ़ती जा रही थी उसके फिगर भी मेरे पास है, मुँह जवानी है, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाएं जिनके मैंने बहुत सारे मजिस्ट्रियल जांच करवाए थे, बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट थे, बहुत फेक इनकाउंटर भी हुए हैं
कुछ निरपराध आदिवासियों को जेलों में बंद भी कर दिया गया है विभिन्न नक्सली धाराओं में जी। और उसकी वजह से विश्वास जो है जनता और शासन का, इसके बीच कहीं ना कहीं एक खाई हुई थी। पर हमारी अब राजनीति आई जाती है, पर एक बताना पड़ेगा कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये पहले बैठक में ये कह दिया था पुलिस महकमा को, क्योंकि ये जो संयुक्त कमांड बनता है उसमें सेंट्रल फोर्सेस, हमारे स्टेट फोर्सेस और यहाँ के आला अधिकारी सब होते हैं और उसमें तय होता है कि हमारी रणनीति क्या होगी। तो इन्होंने कहा था कि हमको कम से कम ये जो फर्जी इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो अविश्वास का कारण वहीं से होता है जब एक निरपराध आदमी बिना किसी अपराध के अगर जेल चला जाए या उसके साथ कुछ घटना हो जाए तो फिर वो नक्सलवाद पनपता है। नक्सलवाद पनपता, आपने ठीक कहा। और बेसिकली जो बस्तर है जिसमें कहा जाता था कि गागड़ा जी ने भी कहा कि उसमें जो पोस्टिंग पहले होती थी वो पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी, आज पुरस्कृत किया जाता है और उस पोस्टिंग के लिए बहुत कुछ किया जाता है। पहले उस इलाके में मीडिया के लोग नहीं जाते थे, वहां पर कोई स्टोरी होती थी तो कहा जाता था कि सब बस्तर से, नक्सली इलाके से स्टोरी हुई है। लेकिन इसका तरीका क्या है, इसका उपाय क्या है? मणिपुर की एक घटना, मणिपुर का एक विषय जो लंबे समय तक चलता रहा, सरकार ने उसको इग्नोर किया और एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो एक देश के लिए परेशानी बन के खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ भी शायद आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, उसका एक बड़ा कारण होता विकास। पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। पासवान जी, कहा जाता था कि बस्तर में रेवेन्यू सर्वे तक नहीं हुआ था, यानी किसके पास कौन सी जमीन है ये तक नहीं पता था। किसान को नहीं पता था कि मेरी जमीन है तो उसका बटांकन, सीमांकन क्या है, उनके खसरे खतौंदी क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर सरकारी योजनाएं चलती हैं, उसी के आधार पर आपको ऋण मिलता है, उसी के आधार पर आपको यूरिया मिलता है, तो वो कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बस्तर में रेवेन्यू सर्वे हो रहा है, जमीनों का सर्वे हो चुका है। महेश जी ने कहा कि अगर मैं दंतेवाड़ा में हूं, बीजापुर में हूं, तो मेरे लिए आसान है कि मैं हैदराबाद चला जाऊं, मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पहले 12 घंटे में पहुंचा जाता था, अब मैं वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जा सकता हूं, मुझे रायपुर आने की जरूरत नहीं है। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो विकास की योजना है, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर, तमाम सारी चीजें, रेवेन्यू सर्वे, आप मानते हैं ये बहुत तेजी से हुआ है और ये एक बड़ा कारण है कि ये इस इलाके में नक्सलवाद खत्म होगा? ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समापन की ओर है और यह पूरे देश में। यहाँ पर बीजापुर और कोंटा, सुकमा का जो दक्षिणी इलाका है कोंटा, बस्तर के कुछ इलाके, बस्तर जिले के कुछ इलाके, कोंडागांव जिले के कुछ इलाके, नारायणपुर के कुछ इलाके और कांकेर के कुछ इलाके, यहीं पर सिमट करके रह गया है नक्सलवाद। बाकी जो उत्तर छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद था वो समाप्त हो चुका है जी। अब हम लोग को यह देखना, जैसा कि आपने कहा कि कैसे यह समापन हुआ, तो पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने बहुत सारी इस तरह से स्कीम्स लाई। और दूसरी बात यह है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने नक्सलिज्म को हैंडल किया, वैसा वो उस तरह का जो हैंडलिंग मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे राज्य में हैं, हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य में हैं जो कि हमेशा से ही बहुत सुशासित रहा है। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा रहा है, यहाँ के जो नेता है वो बहुत अच्छे रहे हैं, यहाँ पर कभी माफिया पनप नहीं पाया। कहीं भी यहाँ पर आप ये नहीं देख रहे होंगे कि कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई हो। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, माननीय अर्जुन सिंह जी के साथ भी काम किया, मोतीलाल वोरा जी के साथ काम किया, श्यामाचरण शुक्ल जी के साथ काम किया, और यहाँ पर माननीय जोगी जी के साथ भी काम किया, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ भी काम किया। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वो जो नई चीज़ें, जो नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, वो निश्चय से मैं कह सकता हूँ कि प्रशंसा के योग्य है और उसका भी फायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये है, मेरा ये कहना है कि वैसे तो सबसे जो कठिन समय था छत्तीसगढ़ के लिए वो 2006 से लेकर 2010 तक था। उसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों की हानि हुई, जन की हानि हुई, धन की हानि हुई और पुलिस पर भी बहुत हमले हुए। लेकिन उसके बाद से लगातार न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में सब जगह की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। अब ये देखिए, एक समय था जबकि पूरे भारत में 180 जिले प्रभावित थे और उसमें से अब ये समझिए कि 90 जिले अत्यधिक प्रभावित थे। अभी अब स्थिति ये है
कि कुल जो है 70 जिले प्रभावित हैं और अधिक प्रभावित जिले सिर्फ 25 हैं। उसमें से हमारे यहाँ के 5-6 हैं, बाकी कुछ बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं। बस इतनी जगह पे सिमट के रह गया। तो ये जो है लगातार कार्रवाई के कारण ही संभव हुआ। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ये जो पूरा जो मामला है सिर्फ पुलिस पर छोड़ दिया गया था। अब जरूर जो है बाकी दूसरे जो विभाग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर शुरू से ही सभी विभाग वहां पर इसी तारतम्य में अगर काम करते रहते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। और जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश ने जो काम किया है नक्सलवाद में और उसका समस्या का सफाया किया उन्होंने, उस प्रकार से हम भी पहले सफाया कर सकते थे। लेकिन अभी भी समय है। और लेकिन हम लोग को यह देखना होगा कि नक्सलवाद पनपा क्यों, जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग जब तक कि वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं करेंगे, और वो कैसे संभव है, वो ऐसे इस प्रकार से संभव है जब तक हम वहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। सामाजिक स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। सामाजिक स्थिति के लिए तो लोगों का जो ताना बाना है, जो दिमाग का ताना बाना है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। स्थिति को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से औद्योगिकरण हो जी रहा है, जी जी हाँ उसमें धरने पर बैठे हुए जी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, जी उसको भी सरकार जी हाँ, संस्कृति तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक स्थिति लोगों की सुधरे। आप ये देखिए कि जो आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग एक रोमांटिक भावना लेकर के चलते हैं कि उनको अलग छोड़ दिया जाए। देखिए उनके यहाँ जब कोई बीमार पड़ता है, उनके यहाँ जब कोई मृत्यु होती है, मलेरिया से मृत्यु हो जाती है, कुपोषण से मृत्यु हो जाती है, उनके भी दिल में दर्द होता है। हम सोचते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करें। क्यों नहीं करें? वहाँ के लोगों को एसी में रहने का अधिकार नहीं है, वहाँ के लोगों में शहरों में आके अधिकार नहीं है, वहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज खड़ा करने का अधिकार नहीं है। ये सब अधिकार है उनको, और सरकार को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा तो कहना यह है कि बस्तर क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो चाहे सरकारी गतिविधियां हों, चाहे प्राइवेट गतिविधियां हों, इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, वहां पर वहां के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। आप जो है आप हम कहते हैं उनको मुख्य धारा में लाएं। मुख्य धारा में लाने का क्या मतलब है? मुख्य धारा में लाने का मतलब ये है कि उनके यहाँ से लोग जज होने चाहिए, उनके यहाँ से पत्रकारिता में लोग आने चाहिए, उनके यहाँ से लोग उद्योगपति बनने चाहिए। तो ये सब क्यों नहीं किया जा सकता है? और वहाँ पर तो मेरा ये कहना है कि उनको बाकायदा हर एक वहाँ जो भी गतिविधि होती है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें उनको बाकायदा पार्टनरशिप का मतलब है उसमें उनको शेयर होल्डर बनाइए आप, उसमें शेयर होल्डर बनाइए, तभी उनके विकास में भागीदारी हो पाएगी। महेश जी मेरे साथ मौजूद है। महेश जी, चूंकि अब चुनाव आ चुके हैं, हर राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा, वचन पत्र बनेगा, और वो आप जनता में लेकर जाने वाले हैं। कांग्रेस ने भी वचन पत्र बनाया था, पिछली बार घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें कहा था कि तमाम सारे जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उनको सरकार मदद करेगी, जो झूठे केस दर्ज किए गए थे उनको छोड़ा गया है, जो कैंप में लोग रह गए थे उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया है। क्या उस घोषणा पत्र के हिसाब से काम हुआ? और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या कुछ करने वाले इस इलाके के लिए, उन लोगों के लिए? सबसे पहले तो कांग्रेस ने घोषणा किया था बस्तर में जो लोग जेल में बंद हैं, निरुद्ध हैं, उनको निशर्त रिहा करेंगे। पहला घोषणा पत्र था। बड़े वर्तमान मुख्यमंत्री उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, डिप्टी सीएम उस समय लीडर अपोजिशन हुआ करते थे। तो बस्तर में जाके गांव-गांव में बीजापुर से लेकर कोंटा किया, कुटरू किया, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, कोई भी निरुद्ध आदमी जेल में नहीं रहेगा, और हमारी सरकार बनेगी, नया कैंप नहीं खुलेंगे, ऑपरेशन नहीं खुलेगा, और किसी आदिवासी को जेल में नहीं भेजेंगे। मुझे लगता है कि उस समय जिस तरह से विश्वास वाली जो बात है कि पता नहीं चलता कि हम कौन से केस में अंदर डाल रहे हैं, कब पुलिस बाजार से पकड़ ले रहा है। मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ। पति पत्नी बाजार जाते हैं, पत्नी चूड़ी लेते रहती है और आदमी को पुलिस उठा के ले जाते हैं। बेचारी ढूंढते रहते मेरा पति कहाँ गया है, बाद में पता चला वो जेल में है। इन्होंने इस तरह से धोखा दिया है कि आपने जेल नहीं भेजेंगे, आप साथ में पत्नी को पता नहीं, तो पति को उठा के जेल में भेज दिए। अब थाना वाले बताना कंडीशन नहीं है कि आप किस केस में डालें। नो डाउट कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हुई है। अब जैसे 2 खेमा हुआ था, सूर्य साहब ने जैसे कहा, निश्चित तौर पर वो अविश्वास की स्थिति है। राजनीति रूप से चाहे मैं भाजपा में कांग्रेस में रहूँ, कोई भी दल के लोग, कोई भी मुख्यमंत्री हो, नहीं समझे सिर्फ राजनीति हुआ है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं भाजपा मंत्री रहा हूँ। तब भी सरकार के लोग, चाहे उस समय सरकार हो, राजनीतिक सरकार हो, चाहे अभी भी सरकार हो, ये भावना नहीं समझी है, ना आदिवासियों का वर्किंग स्टाइल समझे हैं। और वहाँ की जो बाजार है आर्थिक रूप से एकमात्र जगह है जो उनके साप्ताहिक जो रोजमर्रा के सामान होता है लेने का, पूरा पुलिस फोर्स लगा देते हैं। हाँ, ये नदी उस पर से आ रहा है, इतना दिन बाद नदी का अंदर डाल दो। कई बार क्या रहता है, फोर्स में भी जो लोग हैं वो गंदर अंदर के हैं। कई बार गांव में डिस्प्यूट रहता है,
वो मौका देखता डाल दिया, क्योंकि एकमात्र पुलिस का लिंक क्या रहता है, गांव का आदमी जो उनका सहायक आरक्षक है या आरक्षक है, वो लगता है थानेदार बोलते साहब मैं इसको जानता हूँ, ठीक है डाल साले को, मतलब सॉरी गाली देकर बोला मैं, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वर्ड्स रहता है, वहाँ कर दिया जाता है, क्या हुआ बाद में जेल। तो आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे भाई। वहाँ कई बार हमारे पास लोग आते हैं, नेता के पास, कांग्रेस बीजेपी सब पास आते हैं, जब बात करते तो केस बन गया, कैसे केस बना दिया भाई, क्या था, नहीं जो वादे कांग्रेस ने किए वो पूरे नहीं किए। कोई नहीं हुए। आदिवासियों को स्थानीय जो आरक्षण मिल रहा था, स्थानीय जो भर्ती था 3rd 4th ग्रेड में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अभी जो बैकलॉग भर्ती 5 साल से कोई अपने पदोन्नति आदिवासियों में किया नहीं है, आदिवासी बड़ा वर्ग नाराज है, एसटीएससी का जो युवा नंगे विधानसभा आ गए, आपने आदिवासी युवाओं को और अनुसूचित जाति के युवाओं को तो नंगा कर दिया है। आपने कौन सा वादा किया था, आपने बड़ा वादा करके आए थे, बेरोजगारी भत्ता, उनको रोजगार, उनको तमाम चीज़ देने का, आपने क्या किया है, बिना पेमेंट का, बिना पैसा तक भर्ती हो नहीं रहा है, और यहाँ पे फर्जी आरक्षण पे लोग करे जा रहे हैं, आज आप पास वही लोग घूम रहे हैं। तो तमाम चीज़ें उनको सुविधा देना चाहिए, जो वादा किया हुआ था, वादा तो पूरा किए नहीं, ऊपर से एसटीएससी युवाओं को नंगा कर दिया है। सुशीपाल जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो आपने बातें किए नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर, उन लोगों को लेकर जो पीड़ित है, वो आपने पूरे नहीं किए, क्या कहेंगे? मैं तो आंकड़ा भी बता सकता हूँ कि ये 15 साल में इन्होंने क्या किया और हम 4 साल में क्या किए। हमारा ये वादा था कि कोई भी निर्दोष आदिवासी जेल में नहीं रहेगा। हमारी सरकार आई, जस्टिस पटनायक के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और ये विभिन्न स्टेज पे होते हैं। ये कई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं कोर्ट में, कई केवल इन्वेस्टिगेशन में रहता है, कुछ कोर्ट में एडवांस स्टेज में है, कुछ एकदम फाइनल स्टेज में है। तो जब ऐसा होता है तो कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी बातें रहती है। तो ये सब बातों को देखने के लिए ही ये एक कमेटी बनाई थी और 1000 के लगभग इन 4 सालों में ऐसे निर्दोष आदिवासी जो जेल में वर्षों से बंद थे वो रिहाई भी हुए हैं। तो ऐसा कहना कि नहीं हुए हैं, क्योंकि कानून की जब हम बात करते हैं तो उसमें गुण दोष देखना पड़ता है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कह सकता कि जेल में बंद सभी लोगों को हम रिहा कर देंगे। वो इसलिए ये कमेटी, लेकिन अभी घोषणा पत्र में था ना, कमेटी के रिकमेंड, घोषणा पत्र की भी बात कर रहा हूँ, निर्दोष की बात कर रहा हूँ मैं। घोषणा पत्र का मैं भी सदस्य था और अभी भी जो अभी होने वाला है उसमें भी मैं सदस्य रहूंगा। तो ये इन बातों को रखेंगे कि साहब जो हमने वादे किए थे, जो बातें की थी वो पूरे नहीं, उनको पहले नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, उनकी एक क्रियान्वयन समिति भी रहती है, इनके भी रहते हैं कि जो घोषणाएं इन्होंने किया था वो पूरा हुआ नहीं हुआ। हमारे भी बने हैं, हम इसको बात को भी देखते हैं और परिस्थितियां बदलते रहती हैं आगे पीछे। घोषणा पत्र बेसिक मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन होता है कि वो समाज को क्या देना चाहते हैं। उसमें कभी देर हो सकता है, कुछ जल्दी हो सकता है, पर उसके लिए प्रश्न ये उठाया नहीं जा सकता उसकी नियत पे कि वो करने ही नहीं चाहते। जैसे हमारा शराबबंदी का था, पर हम जिस एरिया से आते हैं वहां तो शराबबंदी के अधिकार, आपने बैठे बैठा इनको एक मौका दे दिया। नहीं, मैं जानबूझ के दिया। अच्छा। क्योंकि ये भी हमारे आदिवासी भाई हैं, वहां तो ये अधिकार हमारे ग्राम सभाओं को है और ग्राम बस्तर को सभाएं छत्तीसगढ़ सारे मानते हैं, अलग और करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अभी मेरे ही अपने विधानसभा में 2 ग्राम सभाओं ने उनके यहाँ दारू का दुकान खुला जाए इसलिए उन्होंने एक संकल्प पारित करके दिया। तो वहाँ की स्थितियाँ अलग है, क्योंकि वहाँ उसके एक कारण है, आपने घर घर सप्लाई शुरू कर दिया था तो लोग बोले जब घर घर सप्लाई हो रहा था अभी दुकान खोल दो आप। वो नहीं है मुद्दा ये है कि वहाँ बहुत सारे तीज त्योहार से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार में लोग बाग इकट्ठे होते हैं, सेवन करते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेते। हाँ, विदेशी शराब का, अंग्रेजी शराब नहीं, देसी शराब जो गांव में बनाता है, घर में बनाता है उसका है, मुंबई शराब का। और हमने तो जब भी जाते हैं, अभी आप जितने एरिया है प्रदेश का, उसका 65% एरिया तो हमारा ट्राइबल एरिया है, जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है और इसके अधिकार ग्राम सभाओं के इतने विस्तृत हैं कि सरकारें बहुत सारी बातों में जबरिया कर भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने जब दिया, और अभी हमने नियम भी बना दिया पेशा कानून का, जिसमें ये मुद्दा तो उनके क्षेत्राधिकार में है,
पर पहले हम सब लोगों से होनी चाहिए, राजनीति से अलग हटके अगर हम सब लोग काम करें तो होगा। अगर एक दूसरे पे इसी तरह और हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं कि 1.5-2 दशक में छत्तीसगढ़ में बहुत विकास हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, ग्रामीण विकास को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकला है, देश का एक ऐसा राज्य जो बहुत सुंदर भी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता के पास फिर से एक मौका है कि वो अब अपनी नई सरकार को चुनेगी, नए मुखिया को चुनेंगे, और उस चुनाव में हमारे 2 मेहमान हैं वो भी शामिल होंगे। पासवान साहब ने अपने विचारों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे, और शुक्रिया इस बात को लेकर, धन्यवाद। नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से चर्चा हुई, आने वाले समय में भी सकारात्मक तौर पर उसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।